चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और हमने लास्ट क्लास में कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर तक पढ़ लिया था। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर तक हमने पढ़ लिया था। वहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। वहां तक किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी ने कोई पॉइंट पूछना है तो हैंड रेज कीजिए। किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए बेटा फिर शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है पॉइंट नंबर 13। सक्षम की प्रॉब्लम है। सक्षम बहुत देर में बोल रहे हो, बोलो बेटा। मैचिंग कॉन्सेप्ट बता दो। कौन सा? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट। देखिए मैचिंग कंसेप्ट समझते हैं। पॉइंट नंबर 10 क्या कह रहा है मैचिंग कंसेप्ट? मैचिंग कंसेप्ट नाम से पता चल रहा है क्या करना है, मैच करके चलना है। किसको मैच करके चलना है? रिवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ। रिवेन्यू को मैच करना है किसके साथ? एक्सपेंसेस के साथ। क्या मतलब है इस चीज का? आप मान लीजिए अकाउंटिंग कर रहे हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च की। तो बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च की आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आप रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या देखेंगे कि मैंने इतने टाइम में कितनी सेल की है, मैंने इतने टाइम में कितनी सेल की है। और फिर आप सेम इसी पीरियड के एक्सपेंसेस देखेंगे। सेम इसी पीरियड में मैंने कितने एक्सपेंसेस किए हैं वो देखूंगा। तो क्या करके चलना है? मैच करके चलना है। किसको मैच करके चलना है? रिवेन्यू को किसके साथ? एक्सपेंसेस के साथ। मतलब ये कि आपने सेल कितने मंथ की ली है? 12 मंथ्स की। तो आपको एक्सपेंसेस भी कितने मंथ्स के लेने हैं? और 12 मंथ्स के। और 12 मंथ्स कोई भी 12 मंथ्स नहीं, सिर्फ यही जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के हैं। जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के 12 मंथ्स हैं, आपको इन्हीं 12 मंथ्स के एक्सपेंसेस लेने होंगे। किससे रिलेटेड? रिवेन्यू से रिलेटेड। ये आपको क्या देगा? ये आपको ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करके देगा। ये आपको क्या निकाल करके देगा? ट्रू प्रॉफिट। अगर आप खुद सोचिए कि आपने एक्सपेंसेस तो ले लिए 12 मंथ्स के और सेल ले ली 15 मंथ्स की, तो क्या सही प्रॉफिट मिल पाएगा? मतलब ही नहीं बैठता। अगर आपने एक्सपेंसेस ले लिए 3 मंथ्स के और सेल ले ली 6 मंथ्स की, तो क्या आपको सही प्रॉफिट मिल पाएगा? तब भी नहीं मिल पाएगा। तो सही प्रॉफिट और लॉस तभी मिल सकता है जब आप मैच करके चलें। किसको? रिवेन्यू को किसके साथ? एक्सपेंसेस के साथ। पढ़ सकते हैं आप एक बार, रीड कीजिए क्या कह रहा है। उसने कहा दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या निकालने के लिए? सही प्रॉफिट निकालने के लिए। लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन ऑल कॉस्ट, सारी कॉस्ट
विच आर एप्लीकेबल टू रिवेन्यू ऑफ द पीरियड, जो किस पर एप्लीकेबल है, रिवेन्यू पर एप्लीकेबल है। रिवेन्यू मतलब सेल पीरियड का। ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रिवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज्ड अगेंस्ट दैट रिवेन्यू। ये ठीक कर लीजिएगा, चार्ज लिखा है, शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रिवेन्यू। सारी कॉस्ट जो भी क्या की गई है, एप्लीकेबल की गई है उस पीरियड के रिवेन्यू पर, वो उस रिवेन्यू के ऊपर ही चार्ज की जाएगी। अकॉर्डिंगली फॉर मैचिंग कॉस्ट विद रिवेन्यू, फर्स्ट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो सबसे पहले आप क्या करें, रिवेन्यू देखें कितना है, देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रिवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। तो आप कहने का मतलब उसका क्या है कि टोटल एक्सपेंसेस जितने भी आप लोगे वो उतने टाइम पीरियड के लेना जितने टाइम पीरियड की आपने क्या ली है, सेल ली है। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट हमें करना है अब 13 पॉइंट। और किसी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं? और किसी की कोई प्रॉब्लम? चलिए अब पढ़ रहे हैं कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी क्या कहता है? कन्वेंशन ऑफ मैटीरियलिटी हमें, मैटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? मैटीरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मैटीरियलिटी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। मैटीरियलिटी का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट। तो ये कंसेप्ट फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है। ये कंसेप्ट फुल डिस्क्लोजर का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब होता है उल्टा। फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर तो ये कहता है कि आपको फुल्ली डिस्क्लोज करना है, कोई भी चीज छुपानी नहीं है, कोई भी चीज छुपानी नहीं है। आपको अकाउंट्स के अंदर सारी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को क्या करना है? शो करना है। जबकि मैटीरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? मैटीरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि जितनी भी अनइंपॉर्टेंट या इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं उनको आप क्या कर दीजिए? लेफ्ट कर दीजिए या मर्ज कर दीजिए। या तो आप उनको क्या कर दें? लेफ्ट कर दें मतलब छोड़ दें, या उनको क्या कर दें? मर्ज कर दें। मर्ज करने का मतलब उनको मिला दें। आप क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ के आए हैं जर्नल। अभी जर्नल चैप्टर में एक वर्ड यूज होता है मिसलेनियस, एक वर्ड यूज होता है पोस्टेज, एक वर्ड यूज होता है ऑफिस इक्विपमेंट। क्या है इन सब का मतलब? पोस्टेज आप किसके लिए यूज करते हैं? जितने भी पोस्ट के खर्चे होंगे वो सारे किस में डाल दिए जाएंगे? पोस्टेज में डाल दिए जाएंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? आप छोटे छोटे खर्चों को मर्ज कर रहे हैं। मैटीरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि जो छोटे छोटे खर्चे हैं, 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, एक अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है। उस अमाउंट से नीचे जो खर्चे हैं या तो आप उसको छोड़ दें, लेकिन क्या छोड़ना ठीक होगा? अगर छोड़ दिया तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर खराब हो जाएगा। फुल डिस्क्लोजर ने कहा है सब कुछ दिखाना है, तो मैटीरियलिटी कहता है कि उनको छोड़ दें। तो एक और नया ऑप्शन निकाला, किस चीज का? मर्ज कर दीजिए। आप एक काम कीजिए, जो छोटे छोटे खर्चे हैं आप उन सबको जोड़िए। वो जब जुड़ जाएंगे तो वो बहुत हैवी अमाउंट बन जाएगा। आप 50 रुपीज से 100 रुपीज की रोज पोस्टेज करते हैं, 365 दिन तक जब आप करेंगे तो आप सोचिए कि वो पूरे साल का खर्चा कितना बैठेगा। तो वो क्या बन गया? एक मैटीरियल आइटम बन गया। वो क्या बन गया? मैटीरियल आइटम बन गया। अब उसको आप क्या नहीं कर सकते? छोड़ नहीं सकते। अब आप उसको क्या करेंगे? अकाउंट्स में शो करेंगे। ऐसे ही ऑफिस इक्विपमेंट, ऐसे ही ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट में क्या था? ऑफिस इक्विपमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं।
ऑफिस इक्विपमेंट में अलमीरा भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, प्रिंटर भी आता है, फाइलिंग कैबिनेट भी आता है, बहुत सारी चीजें ऑफिस इक्विपमेंट में डाली जाती हैं। तो उन सबको मैं क्या करूं, छोड़ूं, या मैंने क्या करा, उन सबको मर्ज कर लिया। अब छोड़ने वाली तो वो वैसे भी आइटम नहीं है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, ताकि एक स्पेशल हेड के नाम से उसकी मैटेरियलिटी बढ़ सके। अगला आ गया मिसलेनियस। मिसलेनियस में भी छोटे छोटे खर्चे होते हैं, ऑफिस क्लीनिंग चार्जेस, टिप टू सर्वेंट, बहुत सारे खर्चे जो छोटे छोटे हैं, 50 रुपए से 100 रुपए से, बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो आप करते हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को मैं अलग अलग अगर शो करूंगा तो वो बहुत बड़े बन जाएंगे, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो या तो वो कह रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन फिर वही पॉइंट है, अगर हमने उनको छोड़ दिया तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर खराब हो जाएगा। तो उससे अच्छा बेस्ट क्या ऑप्शन है कि हम शो करें, लेकिन उनको क्या करके, मर्ज करके, उनको क्या कर लें, मर्ज कर लें। तो पढ़ेंगे एक बार मेरे साथ साथ, क्या लिख रहा है उसने कहा दिस कन्वेंशन इज एन एक्सेप्शन टू द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कह रहा है ये फुल डिस्क्लोजर का उल्टा है। अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन आइटम्स हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट, जिनका इफेक्ट बहुत कम है, आइटम हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररेलीवेंट टू द यूजर्स, और यूजर्स के लिए क्या है, इररेलीवेंट है, वो नहीं चाहते उसको देखना। कह रहा है नीड नॉट टू बी रिकॉर्डेड, उनको रिकॉर्ड ही मत करो। फिर लिखा है दीज अनइंपॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट, या तो इनको छोड़ दिया जाए, और मर्ज विद अदर आइटम, या मर्ज कर दिया जाए दूसरी आइटम्स के साथ। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरीली ओवरबर्डन, नहीं तो क्या होगा, जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स हैं वो खामखा में उनका बर्डन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए क्या करते हैं, जो भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको मर्ज कर लेते हैं और एक बड़ा एक्सपेंडिचर हमारे लिए तैयार हो जाता है। क्लियर है सबको? किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा, किसी की कोई प्रॉब्लम है हैंड रेज कीजिए। चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन एंड लास्ट कन्वेंशन। सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए सबसे लास्ट में डाला है। दिव्यांश गोयल, बोलो जी, कौन से वाला? 13 मैटीरियलिटी। अभी हमने मैटीरियलिटी तो करा है बेटा, समझ में नहीं आया? चलिए देखिए दोबारा से। मैटीरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है, मैटीरियलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट। मैटीरियलिटी का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट। मैटीरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अंदर जो भी इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं आप उनको इग्नोर कर दीजिए। इनसिग्निफिकेंट आइटम से मतलब होता है जिनका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई खास नहीं पड़ता, जिनका यूजर्स के लिए रेलिवेंस कुछ भी नहीं है। जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं वो नहीं चाहते उनको देखना। बहुत छोटे छोटे खर्चे जिनका इफेक्ट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कुछ भी नहीं पड़ता, उस तरह की जो आइटम्स हैं मैटीरियलिटी कंसेप्ट कहता है आप उनको इग्नोर कर दीजिए, आप उनको छोड़ दीजिए, लेफ्ट आउट। लेकिन फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट ये कहता है कि भैया कोई भी चीज छुपानी नहीं है ना ही छोड़नी है। तो दोनों कंसेप्ट को अगर एक साथ लेके चलना है तो बेस्ट है कि हम क्या करें, जितनी भी छोटी छोटी आइटम्स हैं उनको मर्ज कर दें। उनको मर्ज करने से क्या होगा, जब हम उनको पूरे साल के खर्चे को एक साथ जोड़ दें, आप खुद सोचिए, आप एक बहुत छोटा सा एक्सपेंडिचर 50 रुपए रोज करते हैं, आप एक एक्सपेंडिचर करते हैं ₹50 डेली, और पूरे साल में 365 दिन होते हैं, तो 15,000 प्लस का ये एक्सपेंडिचर हो गया।
जब मैं इसको पर डे के हिसाब से देख रहा हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए दिखाई दे रहे हैं, 50 रुपए। लेकिन जब मैं इसी एक्सपेंडिचर को पर ईयर के हिसाब से दे रहा हूं तो ये 15,000 से ज्यादा का बैठ रहा है। तो अगर मैं 50 रुपए के हिसाब से सोचूंगा तो मैं छोड़ दूंगा, मैं कहूंगा 50 रुपए का खर्चा है, छोड़ दीजिए, क्या दिखाना है इसको अकाउंट्स में। लेकिन अगर मैं पूरे साल का देखूं तो 15,000 प्लस बैठता है बेटा, और 15,000 प्लस है तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो इसलिए जो भी अनइंपॉर्टेंट आइटम्स हैं हम उनको क्या कर लेते हैं, मर्ज कर लेते हैं अदर आइटम्स के साथ। चलिए अब हम चल रहे हैं पॉइंट नंबर 14, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सॉरी कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस। इसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म, इसका दूसरा नाम है कंजर्वेटिज्म। हमने लिखा है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया अगर हमारे बिजनेस में हमें फ्यूचर में कोई भी लॉस दिखाई दे रहा है तो उसे आज ही रिकॉर्ड करो। अगर हमें फ्यूचर में कोई भी लॉस दिखाई दे रहा है तो उसे आज ही रिकॉर्ड करो। और अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो उसे इग्नोर कर दो। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी लॉस दिखाई दे रहा है तो उसे आप आज ही रिकॉर्ड करो, और अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो उसे आप आज ही इग्नोर कर दो। ये हमारा कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है। क्या मतलब है इस चीज का, समझते हैं थोड़ा सा। मैं कह रहा हूं कि मेरा काम है मोबाइल का, मैंने एक मोबाइल परचेस किया, मैंने क्या किया, एक मोबाइल परचेस किया जिसको मैंने परचेस किया है 8,000 रुपए में, जिसको मैंने कितने में परचेस किया, 8,000 में। मैंने इसका सेलिंग प्राइस सोचा है कि मैं इसको बेचूंगा 12,000 रुपए में। मैंने खरीदा कितने में है, 8,000 में, मैं इसको बेचना चाहता हूं 12,000 रुपए में। किसमें बेचना चाहता हूं, 12,000 रुपए में। अब पॉइंट ये आता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। कितने का प्रॉफिट होने वाला है, 4,000 का। फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, कितने का प्रॉफिट होने वाला है, 4,000 का। वो कह रहे हैं इसको इग्नोर कर दिया जाए। बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट आज रिकॉर्ड नहीं होगा। आज आप मोबाइल फोन की वैल्यू कितने रुपए की दिखाएंगे, 8,000 की, ना कि 12,000 की। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने मोबाइल खरीदा 8,000 में, वो कल को बिक जाएगा 6,000 में, उसकी वैल्यू मार्केट में कम हो गई। मैंने खरीदा कितने में है, 8,000 में, और उसकी वैल्यू मार्केट में अब कितनी हो गई, 6,000। फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रॉफिट या लॉस, भैया लॉस होने वाला है। कितने का लॉस होने वाला है, 2,000 का लॉस होने वाला है। मेरे को बिजनेस में लॉस होने वाला है इस मोबाइल फोन पे। 8,000 वाले फोन को मैं कितने में बेचूंगा, अगर बेचूंगा कल को तो 6,000 में बिकेगा। तो वो कह रहे हैं कि इसको आप शो करिएगा 6,000 रुपए में। आने वाले समय के लॉस आज ही रिकॉर्ड करो, आने वाले समय के प्रॉफिट इग्नोर कर दो। आने वाले समय के लॉस आज ही रिकॉर्ड करो, आने वाले समय के प्रॉफिट इग्नोर कर दो। उसको आपको शो नहीं करना है किसी भी कीमत पर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास डेटर हैं 1,00,000 के, आपके पास डेटर हैं कितने रुपए के, 1,00,000 के। आपको डाउट है
आपको डाउट है कि शायद 10,000 रुपए वाले डेटर पैसा नहीं देंगे। आपने कंसेप्ट पढ़ा है बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है? बैड डेट का मतलब है अगर हमें डेटर पैसा ना दे तो हम उसे नाम देते हैं बैड डेट। लेकिन अभी भैया बैड डेट हुआ नहीं है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या है, डाउट है। मुझे लग रहा है कि शायद पैसा नहीं मिलेगा, शायद पैसा नहीं मिलेगा। आने वाले समय में क्या दिखाई दे रहा है? प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लॉस दिखाई दे रहा है? लॉस होने वाला है। अगर 10,000 वाले डेटर पैसा नहीं देंगे तो आपको क्या होने वाला है? 10,000 का लॉस होने वाला है। तो इसे आज ही रिकॉर्ड कीजिए, इसे आज ही रिकॉर्ड कीजिए। और रिकॉर्ड कैसे करते हैं? इसके लिए बनाते हैं PFBD। ये आप पढ़ेंगे चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिलहाल सुन लें और ध्यान में रखें क्योंकि छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। मेरे डेटर हैं 1 लाख के और उस पर मुझे डाउट है कि शायद उसमें से 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो इस नुकसान को जो फ्यूचर में होना है, अभी हुआ नहीं है, अभी डेटर ने पैसे दिए नहीं है, ना उसने अभी तक कोई मना किया है कि मैं नहीं दूंगा। फ्यूचर में लेकिन क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। तो उस लॉस को आज ही रिकॉर्ड करेंगे। किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? PFBD के नाम से। तो सिंपल फंडा क्या कह रहा है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म? अगर फ्यूचर में कोई नुकसान दिखाई दे रहा है तो क्या कीजिए? रिकॉर्ड कीजिए। फ्यूचर में कोई प्रॉफिट दिखाई दे रहा है तो क्या कीजिए? इग्नोर कीजिए, उसका आपको कुछ भी नहीं करना। पढ़िए, देखिए क्या लिख कर दे रहा है वो। उसने कहा अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन ऑल एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड के ऊपर लिख लीजिए इसका मतलब है फ्यूचर। ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड, ऑल एंटीसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट ऑल एंटीसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। All anticipated losses should be recorded and anticipated profit should be ignored. In other words, convention is the policy of playing safe. Convention किस चीज की पॉलिसी है? सेफ रहना है। सेफ किस चीज से रहना है? कल को अगर नुकसान होना है तो उसे आज ही रिकॉर्ड कर लो, तो कल को बर्डन नहीं आएगा। और अगर कल को क्या होना है? फायदा होना है, तो उसे आज ही क्या कर दो? इग्नोर कर दो, क्योंकि कल को फायदा नहीं हुआ और आपने रिकॉर्ड कर लिया तो भी दिक्कत होगी। कह रहा है फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कन्वेंशन। कहां कहां लगते हैं ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। मैंने आपको दोनों एग्जांपल समझा दिए, देखिए क्या समझाया मैंने। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। मैंने 2 वैल्यू लिखी, 8,000 और 10,000। 8 में खरीदा, 10 में बेचूंगा, तो रिकॉर्ड किस में कर रहा हूं? 8 में। मैंने दूसरी वैल्यू लिखी, 8 में खरीदा, 6 में बेचूंगा, तो रिकॉर्ड किस में कर रहा हूं? 6 में। मैंने कहा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। कॉस्ट और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, जो भी कम होगी उस पर रिकॉर्ड होगा। तो कंसेप्ट अप्लाई होता है। यहां प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में रिकॉर्ड किया? 8 में। यहां नुकसान हो रहा है तो किस में रिकॉर्ड किया? 6,000 में। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज क्रिएटेड इन एंटीसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेट। एंटीसिपेशन मतलब एस्टिमेशन। आप एंटीसिपेट कर रहे हैं कि कहीं फ्यूचर में नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो उसके बेस पर, एक्चुअल बैड डेट के एंटीसिपेशन के बेस पर क्या बना रहे हैं? PFBD। PFBD मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट।
प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, इसे बोलते हैं PFBD। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाए जाते हैं किस चीज को लेकर के? एक्चुअल बैड डेट को लेकर के। क्लियर है सबको? चलिए अब हम करने जा रहे हैं, ये जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं इनके ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, 1 मार्क्स ईच। मैंने आपको शायद भेजे भी थे वो क्वेश्चन ग्रुप में, उसी में से ही करेंगे। चैप्टर 3 के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। देखिए लास्ट ईयर एक नया कंसेप्ट आया था बोर्ड में कि 20 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ये कंसेप्ट आया था बोर्ड में, आप सबको पता है। और इस साल आ गया कोरोना, तो कोरोना के चक्कर में हर स्कूल क्या कर रहा है? ऑब्जेक्टिव पेपर ले रहा है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट हो गए थे क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर ऑब्जेक्टिव आना था, इस साल और इंपॉर्टेंट हो गए क्योंकि अब तो क्या हो रहा है, 100% पेपर ही स्कूल क्या कर रहा है? ऑब्जेक्टिव ले रहा है। लेकिन ऑब्जेक्टिव सिर्फ थ्योरी का ही लिया जा सकता है, न्यूमेरिकल का एग्जाम ऑब्जेक्टिव नहीं लिया जा सकता। कल एक न्यूज आई है रात को, अगर आप सबने सुनी हो, तो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एग्जाम होते हैं, सीए के जो एग्जाम होते हैं, वो कैंसिल हो गए हैं। वो एग्जाम थे मई में, मई से कैंसिल होकर आए जुलाई में, जुलाई से कैंसिल होकर आए अगस्त में, अब अगस्त से कैंसिल होकर चले गए नवंबर में। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट वाले, एक प्रोफेशनल कोर्स वाले, जहां पर बच्चे 25 साल, 24 साल, 23 साल, 28 साल, 30 साल, 35 साल तक के बच्चे होते हैं, उन लोगों के साथ भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोगों के साथ स्कूल रिस्क नहीं ले सकता, प्रशासन रिस्क नहीं ले सकता। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं कि स्कूल कितना लेट हो जाएगा। और स्कूल जितना लेट होगा, खुलेगा तो जरूर इस साल, एग्जाम जरूर होंगे मार्च में, ये पक्का है, मार्च के एग्जाम जरूर होने हैं। लेकिन स्कूल जितना लेट होगा खुलने में, उतना बर्डन आप लोगों के ऊपर ज्यादा आने वाला है। तो इसलिए बच्चे मेहनत पहले से ही करके चलो, ताकि बाद में आसानी से सारा कुछ आप ग्रैब कर सको। चलिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, उसने कहा कंसेप्ट ऑफ डैश रिक्वायर दैट, कंसेप्ट ऑफ डैश नाम बताना है, रिक्वायर दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू नेक्स्ट। कौन सा कंसेप्ट ये कहता है कि सेम मेथड यूज किया जाएगा हर साल? कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। आंसर क्या है इसका? आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, बुक का पीडीएफ मैंने आपको भेजा हुआ है, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आंसर लिखते चलें। फर्स्ट का आंसर क्या है? कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो मेथड आपने एक साल यूज किया, उसी को आपको आगे तक लेकर चलना है, आप उसको चेंज नहीं करेंगे। सेकंड, रिकॉग्निशन ऑफ कॉस्ट इन द सेम पीरियड एज एसोसिएट रेवेन्यू इज कॉल्ड डैश कंसेप्ट। कह रहा है कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करना सेम पीरियड के अंदर रेवेन्यू के साथ। ये कौन सा कंसेप्ट है? अभी बताया था मैंने इसी क्लास में, मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि जिस साल, जिस पीरियड की आप कॉस्ट ले रहे हो, रेवेन्यू ले रहे हो, उसी पीरियड का ही आपको कॉस्ट लेना है। थर्ड पॉइंट, पर्सनल ट्रांजैक्शन आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कह रहा है पर्सनल ट्रांजैक्शन को अलग करिए, बिजनेस की ट्रांजैक्शन को अलग करिए। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? ये कहता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मुझे ये बताता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। फोर्थ पॉइंट, इफ ए फर्म बिलीव दैट सम ऑफ इट्स डेटर में डिफॉल्ट, अगर फर्म को लगता है कि उसके कुछ डेटर डिफॉल्ट कर देंगे, मतलब पैसा नहीं देंगे, इट शुड एक्ट ऑन दिस बाय मेकिंग श्योर दैट ऑल पॉसिबल लॉसेज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स।
कह रहा हम ये चाहते हैं कि सारे पॉसिबल लॉस बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डैश कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन है? अभी पढ़ाया है, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म। आपको लग रहा है फ्यूचर में बैड डेट होने वाले हैं, उसके लिए आज ही क्या बनाइए? पीएफबीडी बनाइए, बहुत जरूरी है। Fifth point, the fact that a business is separate and distinguishable from its owner is best exemplified by dash concept। कह रहा ये फैक्ट कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, ये कौन एग्जाम्प्लीफाइड करता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अभी पढ़ाया हमने, पॉइंट नंबर 3 का भी यही आंसर था। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यही कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, दोनों को अलग अलग माना गया है। 6 पॉइंट, everything a firm own is also own out to somebody। everything a firm owns, जो भी चीज फर्म खरीदती है, it also owes out to somebody। this coincidence is explained by dash concept। जो भी आप खरीदते हैं उसके लिए दूसरे के ऊपर लायबिलिटी बन जाती है। मतलब अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो आप उसकी पेमेंट करेंगे, अगर आप कुछ बेच रहे हैं, मतलब कहने का इनके मतलब है कि एवरी डेबिट का दूसरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? ड्यूअल एस्पेक्ट। हर डेबिट का दूसरा क्या है? क्रेडिट है, जिसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। द डैश कंसेप्ट स्टेट्स दैट इफ स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूज्ड इन 1 ईयर, दैट इट शुड आल्सो बी यूज्ड इन नेक्स्ट ईयर। कौन सा कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपने 1 साल डेप्रिसिएशन लगाया है तो अगले साल भी आपको डेप्रिसिएशन का सेम मेथड लगाना है। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता था? कि जो मेथड, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन आप यूज करेंगे 1 साल, वही आपको नेक्स्ट ईयर भी यूज करना है। 8 पॉइंट, ए फर्म में होल्ड स्टॉक विच इज हैवीली इन डिमांड। कह रहे एक फर्म ने स्टॉक होल्ड कर लिया जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। कॉन्सिक्वेंटली द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक में बी इंक्रीजिंग। मार्केट में वैल्यू इंक्रीज होने लगी। नॉर्मली अकाउंटिंग प्रोसीजर इज टू इग्नोर दिस बिकॉज ऑफ द डैश। अकाउंटिंग प्रोसीजर कहता है कि इसको इग्नोर कर दीजिए। कौन सा प्रिंसिपल कहता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस। वो क्या कहता है कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट जो भी कम होगी वो आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ द फर्म इज रिमार्केबली इनकम्पिटेंट बट द फर्म अकाउंटेंट कैन नॉट टेक दिस इनटू अकाउंट। कह रहा जो मैनेजमेंट है ना हमारे बिजनेस की, वो काम की नहीं है, मैनेजमेंट बेकार है। लेकिन जो फर्म का अकाउंटेंट है वो उसको अकाउंट्स में नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? बिकॉज ऑफ डैश कंसेप्ट, बिकॉज ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट स्टेट्स दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड विच आर मॉनिटरी इन नेचर, जिनका किसकी टर्म्स में वैल्यू निकाली जा सकती है? मनी की टर्म्स में। हमारी मैनेजमेंट काम की नहीं है, बेकार है, तो क्या इसको आप मनी की टर्म्स में तोल सकते हो? मतलब ही नहीं है। तो कौन सा कंसेप्ट ये कहता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्लियर हो रही बात? ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। आदित्य आंसर दे रहा है साथ साथ, वेरी गुड। चलिए, ट्रू एंड फॉल्स। नंबर 1, कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस रिजल्ट इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड असेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी। कह रहा है कंजर्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, जो आपने प्रूडेंस कंसेप्ट पढ़ा है, इसकी वजह से मेरे प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस किसको रिकॉर्ड कर रहा है? लॉस को। और अगर वो लॉस को रिकॉर्ड कर रहा है तो भैया प्रॉफिट्स क्या होंगे? कम होंगे। कह रहा है एंड असेट्स भी कम हो जाती हैं, बिल्कुल, आपके जो डेटर थे वो कम हो जाएंगे। एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, और मेरी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं। लायबिलिटीज बढ़ने का मतलब होता है कि ऐसी लायबिलिटीज जो आपको पे नहीं करनी। क्योंकि मैं आपको बताऊं
जो हमने वर्ड पढ़ा है पीएफबीडी, जो आपने वर्ड पढ़ा है पीएफबीडी, नाम प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है, मतलब प्रोविजन की कैटेगरी क्या है? प्रोविजन एक तरह की लायबिलिटी है, इसको लायबिलिटी में शो किया जाता है। ये पे नहीं होती, लेकिन इसकी जो जगह है वो लायबिलिटी साइड में है, क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए उसने लिखा ओवर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो उसने कहा कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस से क्या होता है, मेरे प्रॉफिट तो क्या हो जाते हैं भैया, कम हो जाते हैं, असेट्स कम हो जाती हैं, लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं, तो ट्रू है आंसर बिल्कुल। सेकंड पॉइंट पढ़िए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू सोल ट्रेडिंग कंसर्न एंड पार्टनरशिप कंसर्न। कह रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो होता है ना वो पॉइंट नंबर थर्ड, ट्रू एंड फॉल्स चल रहा था हमारा। पॉइंट नंबर सेकंड हमने पढ़ लिया था, हाँ सेकंड हम पढ़ रहे थे हम अभी। वो कह रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है सोल ट्रेडिंग कंसर्न पे और पार्टनरशिप कंसर्न पे, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। देखिए होता क्या है, नहीं वो बिल्कुल गलत कह रहा है, सॉरी। होता क्या है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के साथ साथ एक कंसेप्ट आता है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, इसी का ही दूसरा नाम है वैसे तो, लेकिन सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है मोस्टली कंपनीज पर। कंपनीज पर, कंपनी के अंदर बिजनेसमैन और बिजनेस को स्ट्रिक्टली अलग अलग कहा गया है। स्ट्रिक्टली अलग अलग कहने का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली अलग अलग कहने का मतलब क्या है कि वहां पर बिजनेसमैन और बिजनेस, अगर बिजनेसमैन के ऊपर कोई केस होता है तो बिजनेस लायबल नहीं होगा, बिजनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर बिजनेस के ऊपर कोई केस होगा, कोई उसको स्यू करता है, तो बिजनेसमैन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा होता है, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, उसी की ही शॉप है, उसी का ही बिजनेस है, और वो बिजनेसमैन क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो उसके बिजनेस के ऊपर केस होगा, तो बिजनेसमैन के ऊपर भी इफेक्ट आएगा। ऐसे ही पार्टनरशिप के अंदर अगर कोई पार्टनर गड़बड़ कर रहा है तो पार्टनर के ऊपर केस होगा, पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर भी फर्क आएगा। हो सकता है कोर्ट उसको बंदी करा दे, लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहां पर फिलहाल ये फॉल्स है, क्या लिखा है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। किस पर एप्लीकेबल नहीं होता, सोल ट्रेडिंग कंसर्न पर और पार्टनरशिप कंसर्न पर, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल एप्लीकेबल होता है, तो फॉल्स हो गया। थर्ड पॉइंट, ओनली दोज फैक्ट्स एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, बिल्कुल ट्रू। ऑल आइटम्स और फैक्ट वेदर मटेरियल और इमैटेरियल आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग, बिल्कुल फॉल्स। वो कहते हैं ओनली कौन सी आइटम्स रिकॉर्ड करनी है, मटेरियल नेचर की। वो कहते हैं इमैटेरियल नेचर की ट्रांजैक्शन को क्या कर दो, इग्नोर कर दो, उनको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। हां अगर यहां पे आगे लिख देता कि मर्ज करना है तो फिर हम इसको ट्रू कह देते, लेकिन इसने तो कह दिया सारी रिकॉर्ड होंगी, ऐसा नहीं होगा। अगला कह रहा है असेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल इफ देयर इज नो लायबिलिटी, असेट बराबर होती है कैपिटल के अगर लायबिलिटी ना हो। तो भैया आप पढ़ के आए हो बहुत अच्छे से, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, पढ़ा है सबने। वो कह रहा है अगर लायबिलिटी जीरो है तो असेट किसके बराबर होंगी, कैपिटल के, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, कोई भी गलत बात वो नहीं कर रहा है। फिर कह रहा है रिवेन्यूज आर मैच्ड विद एक्सपेंसेस इन अकॉर्डेंस विद गोइंग कंसर्न एजम्पशन, रिवेन्यू की मैचिंग की जाती है एक्सपेंसेस के साथ, किसके हिसाब से, गोइंग कंसर्न एजम्पशन के हिसाब से, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। इसके लिए कौन सा कंसेप्ट चलता है, मैचिंग कंसेप्ट चलता है। entire life of the firm is divided into time interval for the measurement of profit in accordance with going concern assumption, बिल्कुल false। टाइम इंटरवल में बांटना पूरी लाइफ को, इसके लिए कौन सा कंसेप्ट पढ़ा हमने, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कह रहा है कि बिजनेस चलता रहेगा, तो फॉल्स हो गया। Materiality principle is an exception to the full disclosure convention, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल उसका एक्सेप्शन है, बिल्कुल मैंने आपको लाइन पढ़ाई है, तो पूरी तरह से क्या है, ये ट्रू है।
If a firm adopt different accounting principle in two accounting period, it conflict with the concept of consistency. कह रहा अगर फर्म दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है अलग अलग पीरियड में तो कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी खराब होगा. बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, बिल्कुल खराब होगा, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि आपको सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं ईयर बाय ईयर. एसेंस ऑफ कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस इज टू एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस. कह रहा है प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस में प्रॉफिट को क्या करना है, इग्नोर करना है, और लॉसेस को रिकॉर्ड करना है. तो बिल्कुल ट्रू कह रहा है. क्लियर हो रही है बात सबको? चलिए बेटा, अब हम आगे चल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस पर. जब मैं क्वेश्चन बोलता हूं तो ध्यान से समझा पढ़ करो और खुद उसका आंसर निकाला करो. देखो पहला पॉइंट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज. इनकम टैक्स एक्ट ने क्या कहा है, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा मानना है? जनवरी टू दिसंबर, अप्रैल टू मार्च, जुलाई टू जून, दिवाली टू दिवाली. दीपांश तो कह रहा है दिवाली टू दिवाली मान लो, सबसे बढ़िया है. ऐसा नहीं होगा. कौन सा मानना है? अप्रैल टू मार्च मानना है. एज पर इनकम टैक्स एक्ट अप्रैल टू मार्च. एज पर ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है? असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, बिल्कुल ठीक है. असेट इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, बिल्कुल गलत है. असेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बिल्कुल गलत है. कैपिटल इक्वल टू असेट प्लस लायबिलिटी. तो सही कौन सा हुआ? ए पार्ट. मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? थर्ड पॉइंट, कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी मींस. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है? ऑल द फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री शुड यूज आइडेंटिकल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर. गलत है, कहीं भी बात सही नहीं कही इसने. ऑल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग आर यूटिलाइज्ड, ये भी गलत है. कह रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर. ये पूरी तरह ठीक है. ऑल द अबव गलत है. तो सही आंसर क्या हुआ? सी. दीपांश कुछ कह रहा है. चलिए जी दीपांश की सुन लेते हैं पहले. कहां गया दीपांश? जी दीपांश बोलो. ये सेकंड पार्ट में क्या आंसर था? सेकंड वाले क्वेश्चन का असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. पॉइंट नंबर सी. पॉइंट नंबर सी, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी. चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3. आदित्य क्या कह रहा है? सर ओरल करवा लीजिए. क्या ओरल करवा लूं बेटा? ओरल ही तो करवा रहा हूं, मतलब आप लोगों से पूछ लूं. एक्चुअल में इतना टाइम नहीं बचेगा, अगली क्लास का टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं ही करा देता हूं. आप लोगों से टेस्ट लेंगे तब पूछ लेंगे. चलिए जी, कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी पढ़ लिया था हमने. अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट. कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, गलत. ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड नॉट लॉस, गलत. ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट, ये बिल्कुल ठीक है. अगला, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट. अभी पढ़ाया मैंने आपको एग्जांपल प्रूडेंस का. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की जाती है किस पर? कॉस्ट प्राइस, रिलाइजेबल प्राइस, कॉस्ट प्राइस और रिलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, और एट रियल वैल्यू. बताइए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किस पर की जाती है?
पढ़ा है आपने, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की जाती है कॉस्ट और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या कहता है? प्रोविजन इज मेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, सही कह रहा है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन असेट, ये भी ठीक है। रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये तो गलत है। डेप्रिसिएशन भी गलत ही मानिए आप। तो आंसर कौन सा सही हो गया? ए। चेक कर लें एक बार इसका आंसर। सिक्स्थ का ए दिया उसने, सिक्स्थ का ए बिल्कुल ठीक है, सिक्स्थ का ए पार्ट। नेक्स्ट 7th पॉइंट, अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट एवर द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। कौन सा कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस का प्रोप्राइटर ही बिजनेस का क्रेडिटर है? कौन सा कंसेप्ट कहता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। 8th पॉइंट, ड्यू टू विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कौन सा कंसेप्ट कहता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि सिर्फ वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो जो बिजनेस के अंदर मनी के टर्म्स में वैल्यू की जा सके। क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन का मतलब है क्वालिटी, तो क्या क्वालिटी को आप रिकॉर्ड करते हैं? नहीं करते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन, एक्रूअल कंसेप्ट किस पर बेस्ड है? मैचिंग कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट किस पर बेस्ड है? मैंने कल बताया भी था, मैचिंग कंसेप्ट पर। मैचिंग कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट सेम जैसी बातें कहते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट भी यही कहता है सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो एक साल की, भले ही पे हुई हो या पे हुई हो, रिसीव हुई हो ना रिसीव हुई हो। मैचिंग कंसेप्ट भी यही कहता है कि जो आप एक साल का रिवेन्यू ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक साल का ही क्या ले लें? खर्चा भी ले लें। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट, क्वेश्चन नंबर 10, द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर। कौन सा कंसेप्ट ये कहता है कि सेम अकाउंटिंग मेथड यूज किया जाएगा हर साल? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी होगी। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है यह भी आपको पता नहीं है। कंटीजेंट लायबिलिटी होती हैं ऐसी लायबिलिटी जिनका होना ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करता है। होना ना होना फ्यूचर पे डिपेंड करता है, लेकिन फिलहाल इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन ये कह रहा है कि इनको भी बुक्स में शो करना है। ये कौन कहता है? ये कहता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है? सब कुछ दिखाना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कोई भी चीज आपको बिजनेस के अंदर छोड़नी नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शो करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 12, द कॉस्ट ऑफ ए स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस। एक छोटा सा कैलकुलेटर खरीदा, उसके खर्चे को खर्चा मान लिया। नॉट शोन इन एन असेट, इसको असेट में शो नहीं किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस एंटिटी। ड्यू टू कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? मटेरियलिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ओनली मटेरियल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओनली मटेरियल आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। नॉन मटेरियल आइटम्स को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब यहां पे क्या कह रहा है वो? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है मुझे? कि असेट की वही वैल्यू रिकॉर्ड कीजिएगा जिस पे आपने उसको खरीदा था। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? सी पॉइंट। उसने फर्स्ट पॉइंट में कहा एसेट आर रिकॉर्डेड एट लोअर और कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, नहीं। अकाउंट्स एसेट आर रिकॉर्डेड बाय एस्टिमेटिंग द मार्केट प्राइस, गलत। असेट्स आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू पेड फॉर एक्वायरिंग इट। तो सही आंसर क्या हो गया? सी पॉइंट हो गया। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल और कंसेप्ट। डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग होता है? मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि एक साल का खर्चा पूरा दिखाओ, तो भैया क्या उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं आता? बिल्कुल आता है। क्या उसके अंदर डेप्रिसिएशन नहीं आता? बिल्कुल आता है।
अच्छा, यहां पर तो आंसर आपको वैसे देना है फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न भी लगेगा इस पर, मैटीरियलिटी नहीं लगेगा, तो फर्स्ट और सेकंड मतलब ए हो गया इसका आंसर। इसका आंसर हो गया ए। गोइंग कंसर्न कैसे लगा रहा हूं, क्योंकि गोइंग कंसर्न जब तक नहीं मानूंगा बिजनेस को, उस पर डैप कैसे लगाऊंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि मेरी एसेट 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, तो मैं ये भी तो मान रहा हूं कि मेरा बिजनेस 10-20 साल अभी रहेगा, मेरा बिजनेस बंद होने वाला नहीं है, मेरा बिजनेस बंद होने वाला नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को भी क्या कर रहे हैं, यहां पर फॉलो कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 15, ऑनर ऑफ ए फर्म रिकॉर्ड हिज मेडिकल एक्सपेंसेस। Owner of a firm record his medical expenses in the firm's income statement, indicate the principle that is violated। कह रहा है जो बिजनेस का मालिक है वो बिजनेस के अंदर क्या कर रहा है, बिजनेस के अपने जो खुद के मेडिकल खर्चे हैं वो भी बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहा है। तो ऐसा कैसे कर सकता है वो, कौन सा कंसेप्ट इसको मना करता है करने के लिए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट मना करता है इसको करने के लिए, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मना करता है कि बिजनेस के अंदर पर्सनल खर्चों को रिकॉर्ड नहीं करना है। क्लियर हो रही है बात। आगे के आप पढ़ सकते हैं, आगे के जो आपके क्वेश्चन हैं, कौन सा रह गया 16, 7, अच्छा 4 ही तो रह गए, चलिए खत्म कर देते हैं। मैसर्स फ्यूचर लिमिटेड, मैसर्स फ्यूचर लिमिटेड ने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपए शेयर्स में ऑफ रैलीकैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दी शेयर्स, करंट मार्केट वैल्यू ऑफ दी शेयर इज 10,500। अकाउंटेंट ऑफ फ्यूचर लिमिटेड वांट्स टू शो 10,500 एज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमने 10 के खरीदे हैं, आज उनकी वैल्यू 10,500 है। हमारा अकाउंटेंट चाहता है कि हम उसको कितने पे दिखा दें, 10,500 पे। तो क्या हम सही कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि आपको फ्यूचर के प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करने। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। मैंने आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन पढ़ाए थे। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो ये कहते हैं कि 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। पहला कौन सा, गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा एक्रूअल। तो कौन सा नहीं है, मैटीरियलिटी। सही आंसर क्या हो गया, मैटीरियलिटी। ओमिशन ऑफ पैसा एंड शोइंग द राउंड फिगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं पैसे को हम राउंड फिगर में ले जाते हैं। ये कौन कहता है हमें करने के लिए, ये हमें कहता है मैटीरियलिटी कंसेप्ट। क्योंकि मैटीरियलिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस के अंदर उन वैल्यूज को इग्नोर कर दीजिए जिसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा नहीं पड़ रहा है। तो पैसे की वैल्यूज को क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। पॉइंट नंबर 19, इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ। इनकम किसके बेस पर मेजर की जाती है, इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर मेजर करते हैं, मैचिंग कंसेप्ट के बेस पर। मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि बिजनेस के अंदर आप पहले रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कीजिए और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज कीजिए, तभी आपको क्या मिल पाएगी, सही इनकम। तो इनकम मेजर करने का जो कंसेप्ट है वो कौन सा है, मैचिंग कंसेप्ट। क्लियर हो रही है बात सबको। चलिए आज की क्लास को यहीं ओवर कर रहे हैं। होमवर्क कुछ नहीं है, कल संडे है, कल क्लास ऑफ है, परसों सेम टाइम। चलिए थैंक यू।